हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के वन शॉट रिवीजन, है ना। आज हम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट रिवीजन देखेंगे। तो आइए वीडियो को देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला बात क्या आती है, चार्ज की, है ना। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा तो वो बॉडी या तो एक्सपीरियंस करेगी या फिर अप्लाई करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, है ना। समझ में आ गया? देखो हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और यहाँ पर जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, वो हमारे पास कूलम्ब होती है। और इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो हमारे पास ईएसयू, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर दोनों के बीच का रिलेशन देखें तो क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 ईएसयू के इक्वल होता है। अच्छा, अगर मैं लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं तो हमारे पास जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट यूनिट होती है हमारे पास चार्ज की, वो फेराडे होती है। क्या होती है? फेराडे। ठीक है। फेराडे क्या होता है हमारे पास, 1 फेराडे, 1 फेराडे, ठीक है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। 96,500 कूलम के इक्वल होता है हमारे पास। ये फेराडे और कूलम के अंदर क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारे पास फेराडे, और सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारे पास फ्रैंकलिन। अब हमारे पास टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, है ना, और दूसरा हमें देखने को मिलता है नेगेटिव चार्ज, है ना। दूसरा हमें देखने को मिलता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से हमारे पास किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और एक्सिस डेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में हमारे पास हो जाएंगे तो उस बॉडी पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल पर डिटेल लेक्चर भी पड़े हुए हैं, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हमने किया हुआ है। अच्छा, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज क्या होता है हमारे पास? चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, यानी चार्ज को हम क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। एसोसिएटेड विद मास का क्या मतलब है कि भैया अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा, है ना। लेकिन अगर हमने कहा कि किसी बॉडी के पास मास है तो क्या उसके पास चार्ज होगा? जरूरी नहीं है। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही होगा। अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं। चार्ज हमारे पास इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, यानी स्पीड के साथ ये क्या है, स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता है। सीधी बात, हमारे पास जो चार्ज होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बात करें मास की तो मास तो डिपेंड करता है स्पीड पर, है ना। मास क्या है, मास डिपेंड करता है स्पीड पर, लेकिन चार्ज जो है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मींस डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अच्छा, हमारे पास स्केलर एडिशन को ये क्या है, फॉलो करता है ना। चार्ज को हम क्या है, जैसे स्केलर एडिशन को ये फॉलो करेगा। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, उस पर मैंने कहा -2 कूलम चार्ज है ना, और +3 कूलम चार्ज है। तो मैंने कहा नेट चार्ज निकालिए। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +3 कूलम प्लस -2 कूलम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास +1 कूलम आ जाएगा। हमारे पास क्या जाएगा, +1 कूलम आ जाएगा। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है हम उसको अगर ऐड करें तो वहां पर हम स्केलर एडिशन यूज करते हैं, ना कि वेक्टर एडिशन, है ना। यहाँ पर जब चार्ज को हम ऐड करेंगे तो हम कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। अच्छा, जो लाइक चार्ज होते हैं, सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक यानी अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगली बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका जो चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कंजर्व होगा, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट दी, क्या कहता है, अगर इसका स्टेटमेंट बोलूं तो मैं, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर मैंने कहा कि मैं पूरे यूनिवर्स को ही एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं तो पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। समझ में आ गया? अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी बॉडी, बॉडी इज मस्ट बी, इज मस्ट बी इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फंडामेंटल
चार्ज, है ना। फंडामेंटल चार्ज क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो या तो ई हो सकता है प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूं कि किसी बॉडी पर 2.5 ई कूलम का चार्ज हमारे पास क्या पॉसिबल है, नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है ये, है ना। 2.5 ई चार्ज जो हमारे पास पॉसिबल है किसी बॉडी पर नहीं। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, आप बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। छोड़ो इसको, हम समझाते हैं। यहां पर क्या है कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R। जो Q1 पर फोर्स लगा है Q2 के द्वारा वो F12 है, जो Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा वो F21 है। बात यहां तक समझ आ रही है? हाँ। तो जो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं F के इक्वल है, तो जो F होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर के। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और याद रखना ये जो फोर्स है ना, ये हमारे पास वैक्यूम में, है ना, ये हम वैक्यूम में लिखी गई है, या फिर इसको आप फ्री स्पेस में भी बोल सकते हो, है ना। ये हमारे पास कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला है वो किसमें है, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए है ना, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए। और जो यहाँ पर के है, के क्या है हमारे पास, कूलम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब कूलम फोर्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। वो क्या है हमारे पास कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो, है ना। सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स क्या होती है कि ये जो फोर्स होती है दोनों चार्ज के सेंटर के अलोंग लगेगी। ये चार्ज हमने कहा कि दो Q1 एंड Q2 है, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स जो है वो ऐसे नहीं लग सकती, है ना, ऐसे नहीं लग सकती, ये फोर्स ऐसे नहीं लग सकती। ये दोनों के सेंटर के अलोंग ही फोर्स हमारे पास लगेगी, दोनों चार्ज के सेंटर के अलोंग ही फोर्स हमारे पास लगेगी, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और देखो मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर हमारे पास ये फोर्स क्या है, देखो यहाँ पर ये जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है। अगर मैं कहता कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होता, मैंने कहा कि एक प्लस क्यू है हमारे पास और एक माइनस क्यू है ना, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर फोर्स अब क्या होती, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती, लेकिन यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? और ये डिपेंड करती है मीडियम पर। जैसे मैंने कहा कि वैक्यूम में इतनी फोर्स लग रही है, हाँ, तो किसी मीडियम में जाने पर कुछ अलग फोर्स लगेगी, यानी ये जो फोर्स है मीडियम पर डिपेंड करती है ना। वैक्यूम में कुछ और है ना, हमारे पास वाटर में लेकर जाएंगे पानी में कुछ और होगी, है ना, किसी दूसरे मीडियम में कुछ और होगी। तो हमारे पास क्या है, ये फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। तो देखो अब यहां पर क्या होगा कि जो दो चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम में जो फोर्स या फिर फ्री स्पेस में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, जो यहाँ पर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए जो K की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। जो किसी भी दो चार्जेस के बीच में किसी फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी K की वैल्यू कितनी हो जाएगी वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। लेकिन जब मैं वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के द्वारा अलावा किसी दूसरे मीडियम में लेकर जाऊंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज क्या होगी, यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। अब देखो के क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या होगी, के की वैल्यू होगी किसी भी मीडियम के लिए। और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या होगी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। अच्छा, अब देखो यहां पर जो हम फोर्स निकालेंगे ना, वो वैक्यूम या फिर एयर में सबसे ज्यादा फोर्स आएगी। दो चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम या एयर होगा, है ना, वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। अब वैक्यूम या फिर एयर के अलावा हम किसी दूसरे मीडियम में लेकर जाएंगे दोनों चार्ज को, तो उनके बीच की जो फोर्स है ना वो डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। किसी भी मीडियम में फोर्स क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर हम वैक्यूम या फ्री स्पेस में देखें तो भाई मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास फ्री स्पेस में कुछ फोर्स लग रही है F0, है ना। अब मैं उसको मीडियम में लेकर गया तो F डैश फोर्स लगी, हाँ। तो जो मीडियम की फोर्स होगी वो वैक्यूम की फोर्स से कम होगी,
है ना। किसी भी दो चार्ज के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर लगेगी, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में। किसी दूसरे मीडियम में लेकर जाएंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, यहां से हम देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब हमारे पास जो फोर्स थी वो कितनी थी किसी भी मीडियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन की जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। हाँ, तो देखो एफ डैश क्या हो जाएगी, ये किसी मीडियम की फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास वैक्यूम की फोर्स है। वैक्यूम की फोर्स को हमने कितना लिखा था, F। तो हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को F लिख सकते हैं। हमारे पास नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन R, है ना। तो हमारे पास किसी भी मीडियम की जो फोर्स होगी ना, वो हमारे पास एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एप्सिलॉन R को हम घुमा के भी बोलते हैं, है ना, घुमा के, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, दूसरा नाम इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ भैया इसका, कि हम किसी भी मीडियम में जब दो चार्ज को लेकर जाएंगे तो उनके बीच की जो फोर्स है ना, वो डाई इलेक्ट्रिक टाइम्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। के टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे समझो। मैंने कहा कि वैक्यूम में कुछ फोर्स लग रही है ना। हाँ, तो जब मैं किसी भी दो चार्जेस को, किन्हीं भी दो चार्जेस को जब मीडियम में लेकर जाऊंगा तो वहां पर फोर्स क्या होगी, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम्ब चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स, है ना, लेकिन ये स्पेशल टाइप की फोर्स है ना। प्लस 1 कूलम्ब चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है हमारे पास यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज, हमेशा पॉजिटिव होगा और बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसको हम केवल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर प्लस कूलम्ब है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगी उधर ही हमारे पास डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब होती है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक प्लस चार्ज क्यू चार्ज है जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, है ना, सोर्स चार्ज। अच्छा, हमारे पास कोई दूसरा चार्ज है क्यू नॉट जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। हमेशा कैसा होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकाल लो, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो उसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से। हमारे पास ये समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। समझ में आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कोई रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअसली कर्व होती है विदाउट एनी ब्रेक। हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे नहीं बनाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूअस कर्व बनती है, ऐसे बनाओगे तुम बिना ब्रेक के। समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा, दूसरा देखो, स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर, लेकिन रेडियली कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड। मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, तो इससे जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, रेडियली आउटवर्ड और अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज से अगर मैं बनाना चाहूं तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है रेडियली इनवर्ड, और हम बोल सकते हैं कि टुवार्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के रेडियली इनवर्ड, या फिर पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के तरफ होती है ना। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती दो फील्ड लाइंस। अगर मान लो कि इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, है ना। ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, क्योंकि भाई देखो क्लोज लूप क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो उसी पॉइंट पर आके खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उस पॉइंट पर आगे खत्म होती है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है ना, टर्मिनेट हो जाती है, ऐसा बोल लो। टेंजेंट ड्रोन एट एनी एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे,
ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटेंसिटी। सिंपल यही बोल रहा है कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मैंने कहा कि देखो कुछ ऐसा पैटर्न है हमारे पास, ये ठीक है। मेरे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। आपसे पूछा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो आप सिंपली कहेंगे कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, बी पर दूर दूर है, तो हमारे पास ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा बी पॉइंट से, है ना। यहां पर समझ में आ गया। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब देखो, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या है कि दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनका नेचर डिफरेंट हो। अगर एक हमारे पास पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और वो दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हो, तो उसको हम क्या है, उसको हम डाइपोल बोलेंगे। डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट चार्ज होता है ना वो जीरो होता है ना। नेट चार्ज जीरो होगा क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज हो गया जीरो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है जिसको हम पी वेक्टर से डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हाँ, तो इसको लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनाना चाहूं तो वो ऐसे लिखूंगा, पी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलाम इनटू मीटर। कूलाम इनटू मीटर इसकी क्या है हमारे पास, ऐसा यूनिट होती है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, कहां कहां पर लिखेंगे, एक तो एक्सियल पॉइंट पर लिखेंगे और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब देखो हमने कहा कि हमारे पास ये है माइनस क्यू, ठीक है, और हमारे पास ये प्लस क्यू। अब ये हमारे पास दोनों के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस है 2 है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 तो इसके सेंटर से, किसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस दूर या फिर मान लो r डिस्टेंस दूर हमें क्या है, हमें यहाँ पर p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो ये जो पॉइंट है ये इस डाइपोल की एक्सिस पर ही है, तो इस p पॉइंट को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp/r³ होती है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा भाई इसका, इसको चलो क्यू पॉइंट बोल दो, है ना। डाइपोल मूवमेंट होगा इसका माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, हाँ। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में ही आएगा, है ना। ये समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये हमारे पास डाइपोल हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ना, उस परपेंडिकुलर लाइन पर जो हमारे पास कोई पॉइंट होगा पी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपो, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो मेरी बात समझो क्या है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू दी डाइपोल मूवमेंट होती है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन करते हैं, है ना। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो 2kp/r³ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा वो kp माइनस kp/r³ होगा, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर बात समझ में आ रहा है। देखो डाइपोल मूवमेंट इधर, तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, लेकिन जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है ना, टॉर्क है ना, वो कितना लगेगा, पीई साइन थीटा, या फिर साइन थीटा जब हम हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं दो वेक्टर्स की, जो है ना, पीई साइन थीटा हमारे पास जो है टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द काउंटिंग ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास कर रही हैं, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एरिया पर और कॉस थीटा पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, फाई इक्वल्स टू, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, कि एक कॉस थीटा, जब कॉस थीटा हटाएंगे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है। अच्छा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। इसकी यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
गुलाम होती है। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम या फिर जिसको हम गॉस लॉ बोलो, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना, इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, किसी भी क्लोज सरफेस से, है ना, हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उससे जो फ्लक्स पास होगा वो किस पर डिपेंड है ना, वो किसके इक्वल होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के थ्रू वो क्यू एन वाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यही हमारे पास गॉस लॉ होता है ना। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से पास होने वाला वो किसके इक्वल होगा? क्यू एन वाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू इन क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड चार्ज जो होता है हमारे पास। और याद रखना, जो गॉस थ्योरम होती है यानी जो हमारे पास गॉस लॉ होता है ये केवल क्लोज सरफेस के लिए ही डिफाइन होता है ना, क्लोज सरफेस के लिए ही डिफाइन होता है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और ये हमारी पूरी थ्योरी थी और कहूँ तो वन शॉट रिवीजन था इस चैप्टर का, है ना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए।